हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं रीट 2022 के शिफ्ट 1 के सीडीपी के पीवाईक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स। तो हमें देखना है स्टेटमेंट में से कौन सा फॉल्स है या कितने फॉल्स हैं। तो पहला पढ़ते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट ईच चाइल्ड इज यूनिक। ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है या यूनिक है, तो ये तो गलत है। हर बच्चा यूनिक है, ये तो समझना जरूरी है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो पहला तो सही है। अब देखते हैं बाकी के में से कौन सा फॉल्स है। तो बी स्टेटमेंट है द चाइल्ड डेवलप्स एज यूनिफाइड होल्स, मतलब जो बच्चा है वो एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। तो ये तो सही बात है कि हाँ वो उसका जो डेवलपमेंट है वो यूनिफाइड होल की तरह होता है। फिर सी जो है एनी प्रॉब्लम इन वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट द अदर्स, यानी कि विकास के जो पहलू में से किसी समस्या जो है उसको दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। तो होती है, कोई एक प्रॉब्लम जो होगी क्या करेगी, एनी प्रॉब्लम इन वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट वो दूसरी को अफेक्ट जरूर करेगी। ठीक है, तो हमारा ये भी ट्रू है। अब डी ऑप्शन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट इज ए सीक्वेंशियल प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो सीक्वेंशियल प्रोसेस है, तो बिल्कुल सही बात है, ये क्रम में होती है इसलिए ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है। तो हमें अभी एक ही स्टेटमेंट मिला एंड दैट इज ए, जो कि क्या है, फॉल्स। अब बढ़ते हैं, ए किसमें है, डी ऑप्शन में, सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो लिखा हुआ है कि ब्लैंक occurs when there are orderly and progressive changes in a human being due to maturation and experience। मतलब जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्या होता है, क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तब क्या होता है, तब डेवलपमेंट होता है। इसलिए ग्रोथ, ना फिजिकल चेंजेस आएंगे ना मेंटल चेंजेस, इनमें से क्या है अप्रोप्रिएट आंसर है इसका बी, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्री गैंग एज, दूसरा है इमिटेटिव एज, फिर सी है क्वेश्चनिंग एज एंड डी इज टॉय एज। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मिस्टेक है, इसलिए मतलब इसका एक आप प्रॉपर आंसर देखेंगे तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, प्री गैंग एज भी देखने को मिलता है, इमिटेटिव एज भी होती है। अर्ली चाइल्डहुड बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं बड़ों की बातों को, क्वेश्चनिंग भी करते हैं, क्वेश्चनिंग एज भी कही गई है एंड टॉय एज भी होती है यही। सो इसका आंसर जो है बहुत अप्रोप्रिएट नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसमें बोनस मार्क्स मिला है। बट अगर बहुत ज़्यादा आप सोचते हो कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग तो आप इसमें लगा के आते हो उस समय, तो आप प्री गैंग एज लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे अगर आप बहुत डीपली सोचेंगे तो इसको लगा सकते हैं। बट इमिटेटिव क्वेश्चनिंग और टॉय एज तो 100% होगा, इसलिए इसको तो आप आंसर नहीं मान सकते। बाकी के ए आप एक चांस ले सकते हैं, बट ये भी उसमें देखने को मिलती है, सो इसमें आपको बोनस मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, आंसर की में। सो अब आगे देखते हैं। फोर्थ में द नेचर एंड नर्चर डिबेट्स रेफर टू। नेचर और जो नर्चर का डिबेट है तो वो क्या है, वो नेचर क्या होता है, जेनेटिक है ना, और जो नर्चर होता है, नर्चर क्या होता है, एनवायरमेंट से होता है। तो ये हमारा इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं, हाँ तो थर्ड का ये रह गया था, इसका आंसर होगा प्री गैंगेज। ठीक है, बट दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट आंसर, सो इसमें बोनस मार्क्स की बात की। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आईक्यू ऑफ ए टैलेंटेड चाइल्ड इज। तो आईक्यू जो है टैलेंटेड चाइल्ड का वो होगा 140। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, स्कूल शुड केटर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू। जो स्कूल्स होते हैं उसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्यों ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्यों ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब इनमें से आपको ऑप्शंस में से देखना है विच इज द एप्रोप्रिएट आंसर। सो लेट्स रीड, मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फील एक्सक्लूसिव। जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सक्लूसिव फील कराने के लिए, नहीं ये तो नहीं होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन नंबर बी, नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। तो जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं उनके बीच का जो गैप है
वो नैरो करने के लिए, यानी छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु। सो आई थिंक ये आपको एप्रोप्रिएट नहीं लगेगा, है ना? अब बढ़ते हैं सी, नॉट टू असेस द एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की एबिलिटीज और परफॉर्मेंस को असेस नहीं करने के लिए, या अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न। जो स्कूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है वाई स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न और अनलर्न, सॉरी, एबल और अनेबल टू लर्न, मतलब किसी भी चीज को क्यों वो सीख पा रहे हैं और क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, ये सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए स्कूल क्या करता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखता है बच्चों की। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर नंबर डी इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, a child of 16 years age scores 75 in IQ test, his mental age will be blank years। किसी बच्चे की 16 साल की उम्र है और उसने उसका जो स्कोर है इसका IQ का वो 75 है, तो मेंटल एज निकालनी है। तो यहाँ हमें फॉर्मूला यूज करना है, IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA आप फिल कर दो, MA निकालना है तो MA की जगह ऐसे ही रहने देना और IQ की जगह 75 फिल करोगे अपॉन 16 एंड आप सोल्व करोगे इंटू 100 करके, देन आप आंसर पाओगे क्या, 12। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 7th। अब आप बढ़ेंगे 8th की तरफ। ईच पर्सन वर्क इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सर्टेन एबिलिटीज। हर पर्सन का काम क्या होता है, किसी न किसी एक क्या एबिलिटीज का रिफ्लेक्शन होता है इन परफॉर्मिंग एनी पर्टिकुलर टास्क, किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को करने में। अ पर्सन सेलेक्ट सम ऑफ हिज मेंटल एबिलिटीज एज अ मॉडल। तो एक पर्सन क्या कर रहा है, कोई सम ऑफ हिज मेंटल एबिलिटीज जो हैं उनको एज अ मॉडल यूज कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल वॉज गिवन बाई। तो ये जो प्रिंसिपल है ये किसने दिया था, तो यहाँ आप देखेंगे ये आंसर इसमें आएगा थॉमसन। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिदर्श वर्ड है ये आपको हिंट कर देगा कि इसका आंसर क्या है, थॉमसन। ये ट्रिक से आप समझ सकते हो कि प्रतिदर्श वाला जो प्रतिदर्श वगैरह की बात की है ये सिद्धांत की, तो ये थॉमसन ने की है। ठीक है, तो आपका 8th का आंसर हो गया डी। ठीक है, थॉमसन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात आएगी पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए, देन इसका आंसर होगा टेट, यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। सो दिस इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। क्रिएटिविटी जो है वो किससे संबंधित है, मुख्यतः किससे संबंधित है, तो क्रिएटिविटी सबको पता है अच्छे से कि वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से एसोसिएट, बिकॉज डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी का सीधा रिलेशन है। क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या करते हैं आप, मल्टीपल सॉल्यूशन सोर्स पाते हैं एक प्रॉब्लम के और इससे आपकी क्रिएटिविटी दिखती है। सो इसका आंसर हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आप बाकी के देखेंगे कि हाइपर एक्टिविटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग या लो कॉम्प्रिहेंशन, इसका क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। सो आंसर इज डी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट्स एडजस्टमेंट। इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो एडजस्टमेंट को प्रमोट कर रही है, तो पढ़ेंगे ऑप्शंस। एक्यूट एंजाइटी तो बिल्कुल नहीं करेगी ये, फियर ऑफ इलनेस नहीं, ऑब्सेसिव थॉट ऑफ गिल्ट ये भी नहीं करेगी, फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंजाइटी। तो ये हमारा आंसर होगा जो कि क्या करेगा, एडजस्टमेंट को प्रमोट करेगा, यानी कि समायोजन को बढ़ावा देती है। कौन सी स्थिति है वो, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। साइंस ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड आर। गिफ्टेड चाइल्ड की जो प्रतिभाशाली बालकों की जो लक्षण है वो देखने हैं। तो पहला ऑप्शन है, हमें इसमें लक्षण दिए हैं, हमें इसमें से जो जो लक्षण हैं गिफ्टेड चाइल्ड के वो देखने हैं और फिर ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो पहला है नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति में नव्यता, नवीनता। तो अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की नव्यता, तो गिफ्टेड चाइल्ड है ये, उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, तो जिज्ञासा भी उसका एक गिफ्टेड चाइल्ड का ही साइन है। टॉकेटिवनेस इज नॉट नेसेसरीली अ साइन ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, एंड हाइपर एक्टिवनेस इज ऑल्सो नॉट, क्योंकि हाइपर एक्टिवनेस इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग। एक्टिवनेस इज अ गुड थिंग बट हाइपर एक्टिवनेस वी कांट से इज अ गुड थिंग। सो हमें मिल गया फर्स्ट एंड सेकेंड साइंस ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। सो इसका आंसर हो गया विभक्ति में नव्यता और जिज्ञासा। सो इसका आंसर हमें मिल गया बी। 1 और 2 इस ऑप्शन नंबर बी में मिल गए। सो इसका आंसर हो गया बी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। हु गिव द फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया, तो इसका जो आंसर होगा, जो प्रॉपर आंसर होगा वो होगा टर्मन, क्योंकि इनटू 100 के साथ जो फॉर्मूला दिया है वो किसने दिया है, टर्मन ने। बिने ने मेंटल एज की बात कही है और विलियम स्टर्न ने क्या कहा है,
विलियम स्टर्न ने इंटू 100 ना दे के पूरा फॉर्मूला दिया था, बट टर्मन ने पूरा उसको मॉडिफाई करके इंटू 100 के साथ आईक्यू का फॉर्मूला दिया है. सो द आंसर विल बी बी, टर्मन. ओके, अब बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला टर्मन हो गया. नेक्स्ट है 14. Ravi's intelligence test indicates that he is in category average to above average of intelligent. मतलब रवि का जो इंटेलिजेंट टेस्ट है वो इंडिकेट कर रहा है दैट ही इज इन कैटेगरी एवरेज टू अबव एवरेज ऑफ इंटेलिजेंस. वो किस कैटेगरी में आ रहा है? एवरेज टू अबव एवरेज की कैटेगरी में आ रहा है इंटेलिजेंस की. ठीक है, तो हाउ एवर इज ग्रेड्स इन रीडिंग, स्पेलिंग, सोशल साइंसेज एंड साइंस आर वेरी लो. लेकिन क्या है कि जो उसके ग्रेड्स हैं किसमें, रीडिंग में, स्पेलिंग में, सोशल साइंसेज में एंड साइंस में, वो कैसे हैं? लो हैं. ठीक है, तो हिज मैथ्स ग्रेड्स आर क्वाइट हाई, और उसके जो मैथ्स के ग्रेड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, एंड राइटिंग स्किल्स वो भी एडिक्वेट हैं. बट रवि मोस्ट लाइकली हैज. अब इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो रवि में मोस्ट लाइकली क्या दिख रहा है? उसमें उसमें जो चीज लो दिख रही है वो क्या दिखी है? ग्रेड्स. यहाँ देखो आप, लिखा हुआ है हिज ग्रेड्स इन रीडिंग, स्पेलिंग आर वेरी लो, है ना. तो रीडिंग की अगर कोई चीज दिक्कत है बच्चे को, देन यू नो दैट इज डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर है. ठीक है, सो हमारा आंसर होगा इसका सी. डिस्कैलकुलिया इज डिसऑर्डर, डिस्ग्राफिया इज राइटिंग डिसऑर्डर, एंड डिस्पेजिया इज लैंग्वेज डिसऑर्डर. सो ये ऐसा कुछ नहीं था. तो रवि का आंसर होगा, अगर उसे रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, सो दैट इज डिसलेक्सिया. तो हमें इसका आंसर मिल गया डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर. लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन. जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है? क्या एक कैसी प्रोसेस है? प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन की प्रोसेस होती है. ये जो स्टेटमेंट है वो किस एजुकेशनिस्ट ने दिया है? तो बात करें तो इसका ऑप्शन होगा ए. ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन होता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर. सृष्टि इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2. सृष्टि कौन है? क्लास 2 की स्टूडेंट है. शी वॉज टॉट बेसिक मैथमेटिक्स बाई द टीचर. उसको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया किसने? टीचर ने. ठीक है, नेक्स्ट डे वाइल शॉपिंग शी पॉइंटेड आउट द मिस्टेक इन टोटल डन बाई शॉपकीपर. अगले दिन क्या होता है? वो मिस्टेक को पॉइंट आउट कर देती है जो किसने की थी? शॉपकीपर ने टोटल करते समय की. ठीक है, अब उसने जो है पॉजिटिव लिया ना, जो उसको पढ़ाया गया वो चीज उसको प्रैक्टिकली उसने करा या उसको समझ के आगे उसने अप्लाई किया, देन ये जो है नॉलेज के लिए ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफर. ठीक है, जो वहाँ उसको सिखाया गया उसने उसको प्रैक्टिकली लाइफ में पॉजिटिवली एड ऑन किया है, तो एड ऑन करके हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर. सो इसका आंसर है होगा बी, क्योंकि विच टाइप ऑफ लर्निंग इज दिस उन्होंने पूछा है, सो दैट इज पॉजिटिव ट्रांसफर. ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर. टू अपोजिट डिजायर्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड. टू अपोजिट डिजायर्स जो हैं किसी भी इंडिविजुअल में सेम टाइम पर, वो क्या होगी? तो आप देखिए, टू अपोजिट डिजायर क्या होगी? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी. ठीक है, यानी द्वंद की स्थिति पैदा करेगी. सो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट. सो इसका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, द्वंद. Okay, now question number 18. Which of the following theory is also known as theory of reinforcement? इनमें से कौन सी theory of reinforcement के नाम से जानी जाती है? So सबको पता है that is operant conditioning theory, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत. Option number A is the right answer. Let's move on to question number 19. Choose the example that illustrates intrinsic motivation. हमें इनमें से देखना है किस एग्जाम्पल में intrinsic motivation दिख रही है. ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला ऑप्शन ए. Vandana is working hard to score well in exams as she wants a gift from her parents. वंदना बहुत मेहनत कर रही है क्योंकि उसे क्या चाहिए? पेरेंट्स से गिफ्ट चाहिए. तो यहाँ तो बाहरी मोटिवेशन है, कोई गिफ्ट मिलेगा इसलिए वो पढ़ेंगी, वर्क हार्ड करेंगी, हार्ड वर्क करेंगी. सो इसका तो कोई मतलब नहीं है इंट्रिंसिक मोटिवेशन से. अब भी देखते हैं. उर्मिला इज कंप्लीटिंग हर होमवर्क सो दैट शी कैन वॉच टीवी आफ्टर कंप्लीटिंग हर होमवर्क. उर्मिला क्या कर रही है? अपना होमवर्क कर रही है क्योंकि उसे टीवी देखने को मिल जाएगा होमवर्क करने के बाद. यहाँ भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाहरी मोटिवेशन मिल रहा है, लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ भी नहीं दिखा. अब बढ़ेंगे सी में. इला इज रीडिंग मोर बुक सो दैट शी कैन सिक्योर फर्स्ट रैंक इन डिस्ट्रिक्ट एंड हर स्कूल गेट फेम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो आप यहाँ भी अंदर से कोई मोटिवेशन तो नहीं दिख रहा है इस वाली लाइन में भी कि उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फेम मिलेगा स्कूल को, सो इसलिए उसको फर्स्ट रैंक लानी है, इसलिए वो पढ़ रही है बुक्स को. सो यहाँ भी बाहरी प्रेरणा की बात आ जाएगी. एंड डी में लिखा है कि मेघा इज एक्सप्लोरिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर हर प्रोजेक्ट बिकॉज शी लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स. मेघा एक्सप्लोर कर रही है बहुत सारे रिसोर्सेज को
अपने प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उसको क्या पसंद है, शी लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स, नई नई चीजें सीखना उसे पसंद है। तो यहाँ अंदर से चीजें इंटरेस्ट वाली बात आ रही है ना। तो यहाँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन का इलस्ट्रेशन दिख रहा है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी। इनमें से किसने लर्निंग थ्योरी की बात नहीं करी है? तो थॉर्नडाइक, स्किनर एंड कॉलर तीनों ने करी है, बीएस ब्लूम ने नहीं करी है। सो इसका आंसर होगा बीएस ब्लूम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 21 है, repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward will। बार बार बच्चों को किसी भी लर्निंग एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए आप क्या कर रहे हो? उनको बोल रहे हो कि आपको पनिशमेंट नहीं देंगे, ये काम करो, और आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो ये काम करो। तो इस तरह की चीजें क्या करती हैं बच्चों में? ऑप्शन ए, डिक्रीज इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन डिक्रीज होगा नहीं, है ना। इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्रीज हो जाएगा, उनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो भी नहीं होगा। सी, वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रादर देन परफॉर्मेंस गोल। मतलब जो वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी, ऐसे करके जो बच्चे हैं वो फोकस कर पाएंगे परफॉर्मेंस गोल्स की जगह मास्टरी करने में उस चीज को, तो ये भी नहीं हो पाएगा इससे। लेकिन डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट, इससे क्या होगा? बच्चों का जो है नेचुरल इंटरेस्ट वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, और जितनी क्यूरियोसिटी उनकी लर्निंग में इन्वॉल्व होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बार बार उनको अगर यूज कर रहे हो आप किसी एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए, देन they will lose the interest and curiosity involved in the learning. So option number D is the right answer. Let's move on to question number 22. According to RTE Act 2009, working hours per week for teachers are। तो RTE Act के अकॉर्डिंग 2009 के अकॉर्डिंग टीचर्स का पर वीक जो वर्किंग आवर्स हैं वो हैं 45 आवर्स। ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। गुड टेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे कौन सा डिफरेंट है? ठीक है। तो रिलायबिलिटी होता है बिल्कुल, वैलिडिटी भी होगी, ऑब्जेक्टिविटी भी होगी, बट एप्टीट्यूड इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। सो इसका आंसर हो गया एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। मतलब लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में इनमें से कौन सी चीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी? तो टीचर तो नहीं होगा, चाइल्ड डेफिनेटली होगा, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड की बात हो रही है तो लर्नर कौन होगा? चाइल्ड, है ना। इसलिए कंटेंट्स नहीं होंगे, एनवायरनमेंट नहीं होगा, यानी बच्चा जो होगा वो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। अ रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशंस फॉर स्टूडेंट्स टू। जो रिफ्लेक्टिव टीचर होगा वो क्लासरूम का जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए वो कैसा क्रिएट करने की कोशिश करेगा? लिसनिंग द लेक्चर, लेक्चर को सुनवाना या व्याख्यान को सुन सके, ऐसा कुछ उसको मतलब उसको लगेगा कि ऐसा क्लासरूम में हो सिचुएशन नहीं। टेकिंग नोट्स फ्रॉम द लेक्चर ऑफ द टीचर, सिर्फ नोट्स वगैरह देने का ही टीचर का तो नहीं रहेगा सिचुएशन, ऐसा क्लास में रहे कि बस नोट्स ले लें बच्चे, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद है मेंटेनिंग क्लासरूम डिसिप्लिन, सिर्फ डिसिप्लिन ही क्लासरूम में मेंटेन रहे ये भी सिर्फ यही देखना, ये भी नहीं होगा। लेकिन प्रमोटिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर, ये जो चीज है वो बहुत जरूरी होगी कि कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो कि बच्चे जो हैं क्या करें? इंटरेक्ट करें और टीचर आपस में इंटरेक्ट करें, उनका वहां पे क्या होगा? एक्टिवनेस क्रिएट होगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर 26 पर। एक्शन रिसर्च मीन्स, एक्शन रिसर्च का मतलब क्या है? ए लॉन्गिट्यूड रिसर्च, ऑप्शन नंबर ए नो। And applied research, no. A research initiated to solve an immediate problem, research जो कि किसी immediate problem को solve करने के लिए करी गई हो, तो ये जरूर होगा। एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, ये एक्शन रिसर्च का मतलब है। ठीक है। तो ऐसी शोध होती है जो क्या करती है? तत्काल समस्या को हल करेगी। ठीक है। अब डी वाला भी देखते हैं। ए रिसर्च विद सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ ए टीचर हैज टू बी। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर का रोल क्या होगा? परमिसिव, अनुमोदक नहीं, फैसिलिटेटर ही होगा, क्योंकि फैसिलिटेटर ही बनना है, उसको सुविधादाता बनना है बच्चों के लिए, शिक्षक को उसकी फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। अथॉरिटेटिव तो नहीं होएगा बिल्कुल, क्योंकि दैट इज नेगेटिव थिंग। ठीक है, डिक्टेटोरियल यानी तानाशाह, ये भी बहुत नेगेटिव चीज है, तो इसमें से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज, इवैल्यूएशन का पर्पस क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन। बिल्कुल नहीं, इवैल्यूएशन इसलिए नहीं किया जाता कि आप बच्चों को कहो कि आप स्लो हो, आप गिफ्टेड हो। ठीक है, बी ऑप्शन, टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड रेमेडियल मेजर्स। हमें आइडेंटिफाई करना है बच्चों को कि किसको ज्यादा रेमेडियल मेजर्स की जरूरत है। तो अभी अब आगे भी बढ़ते हैं कि हमें अप्रोप्रिएट मिल जाए आंसर, इसलिए अब ऑप्शन नंबर सी, टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज इन एंड प्रॉब्लम एरियाज। ये डायग्नोज कर लिया के लिए कि लर्निंग डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम एरियाज कौन सी है, ये डायग्नोज करना इवेल्युएशन का काम है या पर्पज है। लेट्स सी अनदर थिंग्स। ऑप्शन नंबर डी, to provide feedback on the extent to which we have been successful in imparting education for a productive life। ये एकदम पॉजिटिव और अप्रोप्रिएट आंसर है, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो इवैल्यूएशन है वो क्या करती है, वो उस सीमा तक पुष्टि प्रदान करती है जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। सो ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। हमें दिए हैं नेम ऑफ प्रिंसिपल डेवलपमेंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल, तो हमें मैच करना है और ऑप्शन में देखना है कौन सा करेक्ट होगा। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड जो होता है वो क्या होता है? हेड टू टो सीक्वेंस? नहीं। डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट्स? नो। growth in a single child, the rate of development can vary from one domain of development to other, या ग्रोथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू, हाँ बिल्कुल सही। तो वन का होगा डी, तो वन का डी इसमें है और लास्ट वाले में। अब देखते हैं सेफेलोकॉर्डल ट्रेंड। सेफेलोकॉर्डल ट्रेंड जो होता है वो हेड टू टो सीक्वेंस से होता है, सो इसका ऑप्शन ए होगा। सो अब देखते हैं टू का ए किसमें है, तो टू का ए है इसमें और बाकी के ऑप्शन रॉन्ग हो गए, सो हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका हो गया ए। बाकी के देख लेते हैं कि इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। इंटर इंडिविजुअल होते हैं डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप्स एट डिफरेंट रेट्स, और इंट्रा में क्या होगा, इन अ सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू द अदर। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है, कैसे प्रोसीड करती है, कैसे बढ़ती है, तो वो बढ़ती है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हार्ड नहीं होती, स्पेसिफिक टू जनरल भी नहीं होती, सिंपल टू इजी भी नहीं होती। सो द